नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28। देखिए 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी आप लोगों को टॉप 50% देखने को मिलेंगे। जो भी हम क्लासेस चलाते हैं इनकी अगर फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं, करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी दिए जाते हैं। मंगल सिंह एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आप लोगों को ग्रुप मिलेगा और यहीं पर आप लोगों को फ्री में कंटेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं जो भी हमने कंटेंट दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइल है। फाइल में देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 21, 20 ऐसे करके यहाँ पर देखिए सारे यहाँ पर अभी तक 21 प्रैक्टिस सेट के यहाँ पर फ्री में पीडीएफ दिए गए हैं। इन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट लिंक दिए जाते हैं, जो भी हमारी वीडियोस होती हैं उनका लिंक भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री में इस तरीके से कंटेंट आप पा सकते हैं। एक ही जगह पर आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलेगा और वीडियो को जो है अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हम शेयर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, तो सभी प्रश्नों को देखना है और अपना राइट आंसर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर आंसर को बताया करें, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ती है और करेक्ट आंसर आप चूज़ करने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसा कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न नंबर 1 है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? तो आपको बताना है नाभिकीय विखंडन की खोज किसके द्वारा की गई। तो 4 ऑप्शन में से आप गेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं तुक्का लगाना। तो तुक्का भी लगा सकते हैं, नहीं आता है तो तुक्का लगाइए, आता है तो आप करेक्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटो हॉर्न, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन की खोज जो है किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? देखिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो आप बताएंगे थॉमस एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WW का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया वो करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 10 कुमार चरित्र, ठीक है, चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए अगर हमारे प्रश्नों में किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि उस प्रश्न, देखिए कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, फिर भी ध्यान रखा जाता है। अगर बाई चांस हो गई गलती, एरर हो गई, तो उसको भी हम करेक्ट करके आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे या हम रिप्लाई दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंडी, ठीक है। तो 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप दंडी याद रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको बताना है इंटरनल इंडिया पुस्तक है, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। तो इंटरनल इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है, देखिए बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में
किस राज्य से संबंधित है? कौन सा बंदरगाह है? तो आप याद रखेंगे तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो एन्नोर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। और तीसरा एक दिया गया तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह भी याद रखिएगा। टोटल 3 महत्वपूर्ण जो है तमिलनाडु से आप लोगों को बंदरगाह देखने को मिलेंगे। पहला एन्नोर बंदरगाह अभी ऊपर पढ़ा था, दूसरा है तूतीकोरिन, तीसरा है चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग किसे जोड़ता है? तो आप बताएंगे प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद यानी तेलंगाना में पड़ता है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तो आप बताएंगे तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो शौर्य सम्मान हमें बताना है कौन सा है। तो देखिए इनको रट्टा मार के रखना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र हमारे भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान माना जाता है। तो सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो आप बताएंगे परमवीर चक्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है। 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। 18 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक ये मार्ग जो है बदलती है, इसलिए वो कौन सी नदी है? तो नाम पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कोसी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 19 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मासिन राम। मासिन राम कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे मेघालय में। ठीक है, तो मासिन राम भारत का ऐसा स्थान है जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो आप बताएंगे मासिन राम। कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे मेघालय में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। 20 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? देखिए वैज्ञानिक की बात करें, फोकस करना है वैज्ञानिक पर। ठीक है,
तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो आप इनमें से राइट आंसर बताएंगे। देखिए 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीवी रमन। तो सीवी रमन को भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी यहाँ पे दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? 22 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 22 का राइट आंसर है भगत सिंह। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। लिखा है मारो फिरंगी को। ठीक है, याद रखिएगा। तो मारो फिरंगी को यह नारा किसके द्वारा दिया गया? 23 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल पांडे ने दिया था। तो मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? तो आप बताएंगे मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1923। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, लेकिन किस स्थान पर हुई वो बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका। ठीक है, तो ढाका कहाँ है इस समय? तो आप बताएंगे बांग्लादेश में है। तो वहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताना है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बेगम हजरत महल। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो आपको बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? देखिए 27 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बैल। तो ये भैया आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट था इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ठीक है, कौन सा निर्णय था जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? ठीक है, देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। हैदराबाद में स्थित ऐतिहासिक इमारत चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया या किया गया? ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 29 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक जैसे नाम दिखते हैं, बट याद रखिएगा इब्राहिम कुली ये हैं। हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप बताएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय शामिल थे? तो यहाँ पर संख्या बतानी है। देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 सदस्य। एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था, इसीलिए उसका विरोध किया जा रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकाल में अवधी भाषा में लिखे गए प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के रचयिता या लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको बताना है पद्मावत के रचयिता का नाम। देखिए 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल
नामक भव्य संरचना कहाँ स्थित है? देखिए, पंचमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप बताएंगे मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया। एक क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कहाँ पर बना है इसका नाम पूछा गया है, ठीक है। तो कहाँ पर बना हुआ है स्थान का नाम बताना है। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बताएंगे, फतेहपुर सीकरी में बना है पंचमहल। कहाँ बना है? तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। भारत की सबसे बड़ी गुंबद कहें या गुंबज कहें, ठीक है। तो गुंबद या गुंबद संरचनाओं में से एक गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो आप बताना है भारत की सबसे बड़ी गोल गुंबज ये कहाँ पर स्थित है, उस स्थान का नाम बताना है। देखिए 33 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजापुर कर्नाटक। तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। तो ये भारत की सबसे बड़ी गोल गुंबज है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे अक्सर भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो आपको बताना है ऐसा, यहाँ पर देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। 34 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। हमारे सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है, ठीक है। तो हमको बताना है हमारे सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उन ग्रहों की संख्या बतानी है। तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऐसे 2 ग्रह हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं उनके नाम भी याद रखेंगे। एक तो है भैया बुध, दूसरा है शुक्र। ये ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। एक भी उपग्रह इनके पास नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 37 का आप राइट आंसर बताएंगे। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे नेपाल में है इस समय, ठीक। कहाँ पर है? नेपाल में। यहीं पर जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे और किस स्थान पर हुई थी? तो आपको बताना है किस वृक्ष के नीचे और किस स्थान पर हुई थी, वो दोनों चीज़ें बतानी हैं। तो 38 का राइट आंसर आप बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्थान है बोध गया, ठीक है। पीपल वृक्ष और बोध गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, ठीक है, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए 39 का राइट आंसर आपको बताना है। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ। तो प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो आप बताएंगे सारनाथ में। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। लिखा है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, देखिए त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है ये भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भाषा में लिखे गए? तो यहाँ पर तो पूछा ही गया, तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में लिखे गए। किसमें? तो आप बताएंगे पाली भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। निर्वाण प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है निर्वाण प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, ठीक है। 41 का आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मीनिंग क्या है? तो आप बताएंगे मृत्यु, ठीक है। तो ये भैया अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ग्रह त्याग को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर नाम लिखा गया है। प्रथम उपदेश को किस नाम से जानते हैं? तो ये भी लिखा गया है। ज्ञान प्राप्ति को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे ये
बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे, इनको भी हमने शामिल किया है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42। जैन धर्म के देखिए 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है? देखिए 24वें तीर्थंकर का नाम पूछा गया है, वो अंतिम तीर्थंकर थे, अब जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो 42 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें? ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो भाषा का नाम बताना है। देखिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। किसमें दिए? तो आप याद रखेंगे प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, तो ये जैन धर्म के हैं, ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न कहा जाता है, में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो आपको इन तीनों में, चारों ऑप्शन में से एक ऐसा बताना है जो शामिल नहीं है, बाकी त्रिरत्न तो हैं ही इसमें। तीनों के नाम यहीं पर देख लेंगे हम। देखिए 44 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये शामिल नहीं है त्रिरत्न में, ये शामिल नहीं है, यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी सम्यक दर्शन ये शामिल है त्रिरत्न में, और सम्यक ज्ञान ये भी शामिल है, और सम्यक आचरण तो यानी सही कर्म या व्यवहार ये भी शामिल है, लेकिन सम्यक तपस्या जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। जैन साहित्य को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगम के नाम से। ठीक है, तो आगम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं जिससे वंदे मातरम गीत लिया गया है? ठीक है, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन हैं जिससे वंदे मातरम गीत लिया गया है? ठीक है, तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन हैं? तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे 47। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो भारत में बताना है जन सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। ठीक है, 47 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण से। तो चंपारण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश का अंतिम वायसराय कौन था? तो आपको बताना है भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश का अंतिम वायसराय कौन था। 48 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये भैया अंतिम वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आपको बताना है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 49 का राइट आंसर आप बताएंगे। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह शब्द यानी यह किसने संज्ञा दी थी? देखिए 50 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर शेयर किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहीं से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।